नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਾਬ ਜੁਨੇਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਜੋ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। जी अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो बरनाला के रायसर गांव में जो हो रहा है उसकी मैं सफाई पेश करना चाहूँगा। ये हकीकत है कि बोर्ड ने 16 कनाल और 10 कनाल ज़मीन लीज़ पे दी। इस वजह से कि जो गैर मुमकिन कब्रिस्तान है उसको लीज़ करने की हमें इजाज़त है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। ये कोई हमने नई बात नहीं करी है। हाँ, उसमें माइनिंग हुई जिसकी हमने इजाज़त नहीं दी थी, और यूजुअली जब कहीं माइनिंग होती है तो कोई ना कोई हमें ख़बर कर देता है। इस मौके पे किसी ने हमें ख़बर नहीं करी कि वहाँ पे माइनिंग हो रही है। जब पता चला तो ईओ साहब को वहाँ भेजा गया और उन्होंने फिर उसका जो हालात हाज़रा का उन्होंने मुआयना किया और ये बताया कि उसको हमने माइनिंग की परमिशन नहीं दी थी, लेसी को उसने माइनिंग करी है। उसमें बोर्ड ने फ़िलहाल जो एक्शन लिया है वो ये है कि उसकी हमने लीज़ कैंसिल कर दी। अब ये देखेंगे कितनी मिट्टी उठी जिसके लिए वो टीम जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर फ़ाइन होगा, जो हमारा तरीक़ा है, क्योंकि माइनिंग की हम इजाज़त देते ही नहीं हैं। और ईओ साहब को हमने रिकॉल कर लिया है टू दी हेड ऑफिस। इंक्वायरी वाले जाएंगे वहाँ करने के लिए, एक हमने बना दी है टीम 4-5 लोगों की, वो वहाँ पे जाएंगे ट्यूसडे को और 4 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट देंगे। फिर एक्शन होगा, क्योंकि उन्हें मुझे मौका देना पड़ा है सुनने के लिए कि ईओ साहब की इसमें कितनी गलती है, लेसी की कितनी गलती है। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस पर कुछ करेंगे। क्वेश्चन सर, जो एक वीडियो सामने आई है उसमें कुछ लोगों ने कहा है कि हमने 4.25 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन उनको रसीदें 2.25 लाख की मिली हैं। वो सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही है, मेरे पास भी है। उसके बारे में आप जी, आपको उसके बारे में बता दूं कि 3 लाख रुपए उन्होंने जमा कराए हैं जी, और कह वो रहे हैं 2.25 लाख रुपए जी। उनको पता नहीं, उनको खुद नहीं मालूम है कि क्या वो कह रहे हैं। वो घबरा गए कि ये हुआ क्या है। जी, जी। वो ये कह रहे हैं मैं परेशानी में आ गया, तो नर्वसनेस में उन्होंने कह दिया होगा। 2 अलग अलग स्टेटमेंट दिए, मगर रसीदें मौजूद हैं जो आप लोग चेक कर सकते हैं। जी। जी, अगर कोई कमी पेशी पाई गई तो आपने टीम उसमें है नहीं कोई कमी पेशी, क्योंकि वो तो ऑन पेपर ब्लैक एंड वाइट है। इंक्वायरी इंक्वायरी बिल्कुल ट्यूसडे को वो लोग मौके पे पहुंचेंगे और बाकी काम उन्होंने शुरू कर दिया। जी जी जी। दूसरी सर, जो पिछले दिनों लुधियाना का वाकया हुआ, वो काफ़ी लोगों ने मलेरकोटला में भी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, उसमें बड़े इल्ज़ाम लगाए, उसके बारे में आप जी, उसके बारे में बताता हूँ। 5 गाँवों का मुझे बताने के लिए आए थे लोग कि यहाँ पे हैं, वहाँ पे मुसलमान हैं 18,000, और उनके लिए कब्रिस्तान की जगह ये 6 कनाल काफ़ी नहीं है। मैंने वहाँ पे भी इंस्पेक्शन के लिए टीम भेजी, जिन्होंने बताया कि 5 गाँव में कब्रिस्तान की जगह है करीब 40-45 कनाल, और जो वोटर्स लिस्ट उन्होंने निकलवाई तो उसमें 10-15% की गलती हो सकती है, क्योंकि जो बहुत सारे नाम मुसलमानों के बदले हुए हैं उसकी, वरना 387 वोट हैं वहाँ पे। तो मेरे ख्याल में आप 387 समझ लीजिए कि मैक्सिमम 1000 लोग होंगे। मगर लोगों की वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर नज़र तो रहती है, उस पर इंक्रोचमेंट हुआ इतनी बहुत सारी ज़मीन के ऊपर जो लोगों के घर बने हुए हैं। अब ये जो 18 कनाल बची है उसके ऊपर घर बनाना चाह रहे हैं, और कोई बात नहीं। और मेरे पास उसकी
मैंने वो बनवा ली है पेन ड्राइव, जी जी जिसमें पूरी वोटर्स लिस्ट मौजूद है, जिसपे कुछ जगहें तो वार्ड में आ गई हैं, वार्ड के मेंबर के दस्तखत हैं उसके ऊपर, जी जी। और कुछ जगहों पे सरपंच हैं मौजूद, उनके दस्तखत हैं कि दिस इज़ द ट्रू फैक्ट कि यहाँ पे इतने वोट हैं। तो इतना शोर हल्ला गुल्ला को क्या समझते हैं आप, क्यों हो रहा है? पता नहीं, इस बात को तो हमेशा से वक्फ फेस करता चला आ रहा है, जी जी जी। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि मुसलमान ही इसको करते हैं। हाँ जी हाँ जी। ये सोचते नहीं क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, हाँ, मेरे ऊपर जो इल्ज़ामात लगा हैं उसका भी मैं आपको भी सफाई दूंगा, जी ताकि आप लोगों को मालूम हो जाए, और हो सकता है आप लोगों तक पहुंचा दें इस बात को। जा रहे हैं आप साथ लाइव जी देख रहे हैं साहब। जी जी और फरमाएं। जी, क्या आप जो कह रहे हैं कि जो कई लोगों का था जी आपके रिश्तेदारों के जरिए इतना पेमेंट इतना हो गया, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, हाँ जी एक्सप्लेन करूंगा। जी वैसे ये वाज़े तौर पे आप जान लें कि पंजाब में मेरा कोई रिश्तेदार ब्लड और अदरवाइज नहीं है, जी और कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं ज़मीन दी है। मेरे पास लोग ज़मीन मांगने के लिए आते हैं कि हमें चाहिए, तो मैं अपने यहाँ जो ऑफिसर्स हैं उन्हें रेफ़र कर देता हूँ। मेरा इसके अंदर कोई दखल नहीं है। मैं ना तो लीज पास करता हूँ, लीज पास सिर्फ बोर्ड करता है, और उस लीज को पास होने के लिए जब आती है उससे पहले सीओ साहब उसे चेक करते हैं। जी। आपका लीज देने में खाली बस कोई दखल- फाइनली जब बैठता हूँ मैं बोर्ड के साथ, तो आई एम वन ऑफ द बोर्ड मेंबर्स, पूरा बोर्ड पास वो करता पास है। होती है। जी जी। तो मगर ये हकीकत है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कोई आता है तो मैं उससे रेफर कर देता हूँ कि आप वहाँ जाइए, जी उनसे बात कीजिए, वो बनाएंगे। मुझसे तो आप अगर सिफारिश मांगे तो मैं कहूँगा भाई कर दो इनकी, लेकिन अगर आप मुझसे पैसे की मांगेंगे तो मैं नहीं करूँगा। जी जी जो भी हमारे रेट्स हैं और जितनी भी लीज करी हैं इस किस्म की जिन पे एलिगेशन लग रहा है, इतना पैसा बोर्ड को कभी नहीं आया। फॉर एग्जांपल, जो एक जमालपुर की लीज है उस पे हमने अपफ्रंट मनी ली है 4 करोड़ रुपए, जी 4.5 करोड़ रुपए, और 4 लाख रुपए महीना उसका किराया लगाया है। वो देना चाहते हैं, अगर प्रेस वाले और किसी को दे दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दिस इज़ द फैक्ट। अब मैं, अगर आपका और कोई सवाल नहीं हो तो आपको मैं सुना दूं कि जो मैंने वहाँ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारी करी थी, जी जी जी। और मेरा भागने का कतई इरादा नहीं था, वरना मैं पहुँचता नहीं हुआ। नहीं नहीं सही। मुझे इंस्ट्रक्शन आए हाँ, हाँ। तो मैं वहाँ से आया। वो भागने का भी वो एक हाँ समझते जी हैं जी आप, जी 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 जी। जी और ये बहुत बड़ी कमी है जर्नलिस्ट में जी कि एक जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर को इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग करना चाहिए। जी इन जितने एलिगेशन लगे हुए हैं उनको मैं आपके सामने रख दूंगा, जी। और फिर बताइए कि ये इन्वेस्टिगेट किया इन्होंने या वैसे ही लगाए, जी। प्लीज़। पहला इनका मेरे ऊपर एलिगेशन है कि बोर्ड में यूपी और बिहार के भर लिए। जी तो हमने तो ये किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की परमिशन लेके रिक्रूटमेंट शुरू किया था। नीयत हमारी बिल्कुल साफ थी, हम चाहते थे जो भी हैं वो बच्चे आ सकें। जी जी हमें अच्छे ऑफिसर्स चाहिए थे। जी उसका इम्तिहान हुआ, जो लोग इम्तिहान में पास हुए फिर उनका इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में एक हमने आईएएस, एक आईपीएस, एक पीसीएस और एक रिटायर्ड जस्टिस हाई कोर्ट, जी इन लोगों को हमने रखा। जी तो अगर आप समझते हैं कि उन लोगों ने बेईमानी करी होगी तो उन लोगों से मालूम करें। जी बच्चे आ गए। अब मैं आपको नंबर बता देता हूँ कि 123 बच्चे हमने रिक्रूट किए हैं, जिसमें 6 बच्चे गैर पंजाबी हैं। गैर पंजाबी ऐसे हैं कि 2 तो इसके हैं हरियाणा के, 2 राजस्थान के, विच इज़ जस्ट एडजॉइनिंग, वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है, गंगानगर के। एक बच्चा दिल्ली का है, एक बच्ची यूपी की है। जी, इसके अलावा अगर कोई साबित कर दे, ये मैं बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं थी, जबकि हर चीज़ वेबसाइट पे मौजूद है। और ये एलिगेशन लगाना कि साहब लीज ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, लीज फाइल मौजूद है वेबसाइट के ऊपर, हम तो फ़ौरन अपलोड कर देते हैं, जिसका दिल चाहे उन्हें चेक कर सकता है, मगर इल्ज़ाम लगाने में क्या हर्ज है? उन्होंने पेपर दिया शराबी का, शराबी पास उनकी हुई तो रखें 6 बंदे इनमें से किसी से क्वालिफाई करते हैं
जी, जो क्वालिफाई करते हैं उन बच्चों को मैं नाम भी बता देता हूँ जिन्होंने किया है। एक तो परियावीर सिंह हैं, ही इज़ फ्रॉम राजस्थान, गंगानगर। एक समीर खान है, ही इज़ फ्रॉम ऑल्सो गंगानगर, राजस्थान। एक अमित कुमार हैं, ही इज़ फ्रॉम हरियाणा। एक तबस्सुम है, शी इज़ फ्रॉम हापुड़, यूपी। एक वसीम अकरम साहब हैं जो कि हरियाणा से हैं, और एक मोहम्मद वासिफ साहब हैं जो कि दिल्ली से हैं। ये सब एलिजिबल थे पंजाबी के लिए? जी, ये सब एलिजिबल थे? जी एलिजिबल थे। इनके पास पंजाबी का सर्टिफिकेट था, पास किया हुआ, इस वजह से एलिजिबल थे। इम्तिहान में तो और बहुत सारे बच्चे पास हुए, वो नहीं आ पाए, मगर काबिल बच्चे थे, इसलिए ये आए हैं इसमें। जाहिर सी बात है, आपने IAS IPS लोगों को बिठाया है तो वो अच्छे ही रखेंगे, सारी चीज़ें देख के ही रखेंगे कि नहीं, और वो लोग हैं भी ऐसे कि जिनके ऊपर कभी कोई एलिगेशन नहीं आया। जी जी, ठीक है। तो और है तो फिर इसको साबित कर दें। वेरी थैंकफुल। अब ये कुछ लीज के फाइल्स के बारे में इन्होंने लिखा था हुसैन शेख साहब ने। जी। तो हुसैन शेख साहब ने लिखा है ALM फूड्स के बारे में कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, वो खुद इसकी मालूमात कर सकते हैं। ये वाली लीज है निमुआ की, एक बंजर ज़मीन थी जी। उन्हें 3 साल के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर दी गई है। जी। और इसके बोर्ड जो इसके जो चार्जेस हमने लिए हैं वो 50 बीघे के, वो 2,66,400 रुपये लिए हैं पर ईयर। अच्छा। एग्रीकल्चर ज़मीन के इतने पैसे कहीं नहीं लिए गए। जी। दूसरा है रमीद राजा को 500 गज ज़मीन दी है, मुझसे कोई मतलब नहीं, एंड ही इज़ नॉट रजा, ही इज़ राजा। अच्छा। मुझसे कोई रिश्तेदारी नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ, आई नो हिम। 500 गज ज़मीन इन्हें दी गई है 26,000 रुपये पर एनम पे, यानी 2500 रुपये महीना पे इनको दिए गए प्लॉट रेजिडेंशियल। दूसरा है मोहम्मद अनस, अगेन मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, ये 400 गज से दिया गया है 2,000 रुपये पर मंथ के ऊपर। तीसरा है ALM फूड्स को दिया है ऑल्सो 500 गज, ये 2,500 के ऊपर। और जो बाकी इस जगह चाचू माजरे में हुए हैं वो इससे ज़्यादा पे हुए हैं, क्योंकि इस पे हमने अपफ्रंट 2-2 लाख रुपए लिए हैं इनसे, उन लोगों से कम लिए हैं जो पहले हुए हैं। वो 1 लाख था, इनसे 2 लाख रुपए अपफ्रंट चार्जेस लिए गए हैं। यानी कि आपके कहने का मतलब है जिसने सबसे ज़्यादा हमें पैसे दिए उसको दिया है। एग्जैक्टली जी। एग्जैक्टली। वो अगर मेरी रिश्तेदारी है भी तो उनसे पैसे मैंने ज़्यादा लिए हैं। जी। एक ये माजरी का है, जी। इसमें हमने ये 36% ज़्यादा पैसा लिया है उनसे 3 साल की एग्रीकल्चर लीज करने के लिए। ये जसबीर सिंह और मोहम्मद सलीम 2 लोग हैं जिन्होंने ये ली है। एक करण वणी साहब ने लिया है जिनका बार बार इन्होंने जिक्र किया है, और पुनीता संधू। जी जी जी। इनको हमने ज़मीन दी है रेजिडेंशियल पर्पस के लिए 3,000 गज 26,000 रुपये महीने पे। अच्छा। कोई इनके साथ कोई हमने वो नहीं किया है। अमरदीप सिंह और अमृतपाल सिंह, मैं सीरियसली इन दोनों को नहीं जानता हूँ। आपको बताऊँ, इनको हमने 2420 गज ज़मीन दी है 20,000 रुपये पर मंथ के ऊपर। करण वाणिंग एंड पुनीता संधू इनको एक और संदीप संधू इनको एक और ज़मीन दी हमने। ऐसी बात ये है आपके कहने का मतलब कि किसी सियासी दबाव के बगैर जिसने सबसे ज़्यादा आपको पैसे दिए उसको दे दिया। जी, अनडिस्प्यूटेडली ये बात है कि कोई भी इसके अंदर साबित नहीं कर सकते कि हमने उनके साथ कोई भी
वो किया है। रियायत की हो। लुधियाने वाली ज़मीन में हमने 4.5 करोड़ रुपए उनसे लिया है अपफ्रंट चार्जेस। जी 8,000 गज ज़मीन उन्हें दिए और 4 लाख रुपए महीना उनका किराया है। ठीक और अभी पेड़ा का झगड़ा चल रहा है, उन्हें पोजीशन में नहीं मिल हो पाया। गया सर ये अभी दूसरा जी। पॉइंट। दैट्स अबाउट इट। इसमें जी अगर चाहें तो आप ये सब उसके ऊपर अपलोडेड हैं। जी ठीक इसमें जो हमने एडवर्टाइज किया है जी जी वो भी है और इसके अंदर बिड शीट भी है। ठीक। दोनों चीज़ें मौजूद हैं और ये आपको मालूम होगा, आप ही ने निकाले होंगे और या और आपके किसी भाई ने, जी जी ये सब मौजूद हैं। जी। ये आप चेक कर सकते हैं जब आपका दिल चाहे। तो चेयरमैन साहब दूसरी बात ये है कि ये तो आ गए वो जो आप पर इल्ज़ाम लगे थे, लोगों ने लगाए कि ये फला को दे दिया है, सस्ते में दे दिया, ये दे दिया। दूसरी ये लुटाई है हाँ, मैंने। लुटा दिया है, बेच दिया है, ये है। तो दूसरी बात ये है कि जब से आप चेयरमैन बने हैं बोर्ड, मैं भी देख रहा हूँ, लोग भी देख रहे हैं, आप एजुकेशन पर, मस्जिदों पर बड़ा पैसा खर्च कर रहे हैं। उसमें कितनी आपकी आमदन हुई और कितना खर्चा? सर आमदनी तो हमारी पहुंची है कहाँ से कहाँ तक पहुँची है? ये जब हम आए थे जी तो उस वक्त हमें 10 करोड़ का रेवेन्यू था। जी पहले साल हमने उसे 26.5 करोड़ किया। अच्छा इन 4 सालों में हमने इनकम अपनी 150 करोड़ कर ली और उसके बाद फिर इससे ज़्यादा हमारी हो जाती इनकम अगर ये कोरोना अब नहीं आए और अगर ये हमारी इकोनॉमी में फ़र्क नहीं आया कि जब हम शुरू आए तो 9% इंटरेस्ट हमें बैंक ही दिया करती थी, जो हम अपने फिक्स डिपॉजिट उनके पास रखा करते थे। अब वो 4% पे आ गया है, तो उसके अंदर इसलिए एकदम ड्रॉप आया है। तो 199 करोड़ हमारे पास आया है और पहले का मैं आपको दोबारा तलाश करके बता दूंगा। लास्ट ईयर में आप अभी तक तो शायद 50 करोड़ आ चुका है। तो 38.5 जी 38 पिछले उसमें 48 38.5 हाँ, जी जी फिगर इसमें यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि 10 करोड़ से आप इसको 50 करोड़ पे ले गए सर, उसके करीब पहुंच गए हम। जी। अगर ये समझिए कि कुछ बेईमानियां होती तो फिर ये ऐसे कैसे आ जाता? मैं तो ये तो कहता नहीं कि मैंने अपने मुलाजमों की जेब पे जिप लगा दी है, हाँ मगर कम हो गई है बात, ये देख लें आप। हाँ, ठीक है। और मेरा अल्लाह शाहिद है, मेरे ऊपर कोई 5 रुपए का भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। जी, ये मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूँ इस बात को। और अगर है हाँ। तो हुसैन शेख साहब से कहिए साबित कर दें। तो आपने एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च किया है? जो सर एजुकेशन पे आते ही हमने हाँ 5 करोड़ रुपए करीब सेंक्शन किया था, जिसमें से 4 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हो गया है। जी और आप लोग मलेरकोटा के रहने वाले हैं, आप स्कूल्स की शक्ल देख सकते हैं, आपके सामने आ जाएगी बात। जी 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 तो हर साल इतना ही पैसा खर्च होता रहा एजुकेशन पे लगा? नहीं, ऑल टुगेदर इतना हुआ है सर, हाँ जैसी जैसी उनकी ज़रूरत थी। हमने टीचर्स की सैलरीज बढ़ाई हाँ हाँ हाँ। और टीचर्स की सैलरी पे और उस पर भी जो इतने दिन में हुआ है वो 13-14 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। हमने कोरोना के ज़माने में भी किसी की सैलरी नहीं रोकी है, पूरी सैलरी दी है ऑन टाइम। ये और कोई दूसरा ना तो प्राइवेट स्कूल इसको वो कर सकता है, बोर्स ना सरकारी स्कूल कर सकता है, बट वी हैव डन दैट। मसाजिद की आप बात करते हैं? 291 मसाजिद को हम दे चुके हैं, 291 जी को हम दे चुके हैं पैसा उसके लिए मरम्मत और पता होता है रेनोवेशन के लिए, जो कि करीब 5 करोड़ के है। जी 4.91 है, मगर और भी कुछ है इसके अलावा भी जो अभी उसमें नहीं हो पाया। जी 5 करोड़ हमने 10 लाख रुपए दिए थे केरला के फ्लड विक्टिम्स के लिए, हमने 10 लाख रुपए दिए थे पंजाब के फ्लड विक्टिम्स के लिए जब रोपड़ में बहुत बुरा आया था। हमने 4 लाख दिए थे लोगों के, गरीब लोगों के ट्रीटमेंट के लिए और उनकी शादियों में। हमने 50 लाख रुपए दिए थे गवर्नमेंट को कोविड रिलीफ फंड में। हमने 10 लाख रुपए खर्च किए थे दिल्ली में जब वो हुआ SCA के बाद जो हादसा हुआ है उसमें मसाजिद वगैरह जला दी गई, तो हमने उन्हें 10 लाख रुपए वहाँ पे
मेंबर साहिबान गए थे और हमारे कुछ अफसरान गए थे, बल्कि तीनों ही बैठे हुए हैं, खुद मौजूद हैं, फलाई साहब ये। हमने 55,17,000 रुपये अपने आप राशन बांटने में खर्च किए हैं कोविड में। ईदगाह इमाम बाड़ा को हमने करीब 60 लाख रुपए दिया है, और इमाम बाड़ा कब्रस्तानों में जिसमें चार दीवारी वगैरह हमने करवाई है। ड्यूरिंग द लास्ट 4 years द बोर्ड incurred expenditure of approximately 4.5 crore construction work of school buildings under the management of the board। चलिए ये हो गया। 3 advanced study courses हमने पेंशन बढ़ गई सर, बढ़ गई। पेंशन बढ़ गई, और उसके लिए अब हमने आसानी ये पैदा कर दी है कि हमने उसके अंदर ये कर दिया कि उनके बैंक अकाउंट खुलवाने की रिक्वेस्ट करी, डायरेक्टली अकाउंट में चला जाया करेगा, क्योंकि परेशानी नहीं होगी, शर्म शर्म आती है कि वो लोग आए वहाँ लेने के लिए। तो पेंशन, विडो पेंशन जब हम आए थे उस वक्त 3636 थी, अब इस वक्त 5530 लोगों को पेंशन मिल रही जी, और जिसका खर्चा 1,63,00,000 रुपए है जी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों के ज़ाती काम नहीं हो पाए होंगे, लेकिन फलाई काम कोई नहीं रोका है। आप बच्चों को वजीफा भी देते हैं? बच्चों को वजीफा देते हैं, जो कि जब हम पहले आए थे तो वो 1,71,000 रुपये था, अब हमने 10,50,000 51,000 ये हम दे चुके हैं। तो उसमें जी ये है ना सर जी जी। तो आप हॉस्पिटल भी चला रहे हैं? हॉस्पिटल चला रहे हैं सर, और हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल इज नॉट सेल्फ सफिशिएंट, और उसका हमारा मकसद भी नहीं है कि वो हमारे लिए मनी मेकर हो, वो सिर्फ एक खिदमत कर रहा है मलेरकोटला की, जिसमें आपके हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं। उसमें पैसा तो हम देते हैं, बराबर देते हैं। तो उसकी डबल स्टोरी बना रहे हैं, डबल कर रहे हैं उसको? डबल स्टोरी बना रहे हैं, उसका भी 4.5 करोड़ रुपए का खर्चा है। भी हमने ना बहुत सारी मशीन हमने उन्हें मंगा के दी हैं। वो भी है कि अब इस वक्त हमारे पास 50 बेड का हॉस्पिटल है, फिर ये 100 बेड का हो जाएगा। हमारे पास डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड मशीन बिल्कुल मॉडर्न वाली है, ऑपरेशन थिएटर्स 2 हैं, वेंटिलेटर है, डायलिसिस यूनिट 6 हैं, और डायलिसिस मशीन, एकोकार्डियोग्राफी है हमारे यहाँ, TMT मशीन है, CM मशीन, और एक चश्मा वहाँ रह गया, इज़ ऑल्सो अवेलेबल, डेलिब्रेटर इज़ ऑल्सो अवेलेबल। न्यू फार्मेसी हमने खोल दी है, जिस पे आपको ब्रांडेड दवाएं सस्ते पैसों में दी जा रही हैं। तो वो किसी वक्त भी आप चेक कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट्स दवाएं दे रहे हैं, तो आप उन्हें वो कर सकते हैं जाके। ये आप लोगों का काम है, देखिए और हमारी मदद कीजिए उसमें। ₹6 लाख लगे थे उसको मेडिकल स्टोर बनाने में, वो भी हमारा खर्चा इसके अंदर है। लुधियाना में भी एक स्कूल चला रहे हैं हम, एक लुधियाना, एक मंडी गोविंदगढ़, और एक पटियाला 3 जगह चला रहे हैं जी जी। लाचड़ूकला, सॉरी, लाचड़ूकला में है। तो गाड़ी हमारे पास 3 थी, इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 16-17 गाड़ियाँ हैं, जो कि हमने वहाँ भेजी हुई हैं फील्ड में, और हेड ऑफिस में भी है। लोगों को अब कलेक्शन में परेशानी नहीं हुई, इस वजह से भी कलेक्शन बढ़ा है। तो आपका ये सारा लुब्बे-लबाब ये हुआ कि जैसे जैसे बोर्ड की आमदन बढ़ रही है, तो आप उसको समाज पे, मुस्लिम समाज पे खर्च करने में कोई वो नहीं दे रही। आप बताइए, खाली उसमें रखने से क्या फ़ायदा होगा? हाँ, बिल्कुल।
कोई फायदा नहीं है। बोर्ड का जो असल मकसद और है- हमने ये कहा हुआ है कि कोई जगह ऐसी हो हाँ, जहाँ पे कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है, हमें बताएं, बोर्ड खरीद के देगा। क्योंकि हमारे पास कंपनसेशन का अमाउंट पड़ा हुआ है जिसमें सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, तो कब्रिस्तान से बेहतर कौन सा होगा। एक्सपेंडिचर टोटल जी, टोटल एक्सपेंडिचर इन 4 साल का हमारा 108 करोड़ है 108 करोड़ आपकी जी। आमदनी हमारी 195 करोड़ से ऊपर है 195 करोड़ जी। 4 साल का 4 साल जी खर्चा 108 करोड़ जी। यानी कि 100 करोड़ के किसी का अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड के ऊपर कर्जा नहीं है हाँ, जी, और किसी की कभी तनख्वाह नहीं रुकी है। इमामों को 30,000 रुपये दे के खुदा हाफिज कर दिया जाता था। आज इमाम साहब जब जाते हैं तो उनका ऑनरेरियम भी बेहतर है और उन्हें 1.5 लाख रुपए भी दिया जाता है। आप बोर्ड की मौजूदा कारगुजारी से कितना खुश हैं, कितना वो हैं? मैं सेटिस्फाइड हूँ, कुछ तो नहीं कहूँगा कि मुझे ये लगता है कि एक सीधी बात तो यह है कि मेरी जो टीम है वो मेरे क़ुव्वत बाजू में, उन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। जी। तो आगे का क्या प्लान है आपका, कैसे लेके आगे चलेंगे? आगे का तो आपको मालूम है कि कितनी तब्दीली आ गई है। तो मैं चलता रहे मैं जी थोड़े दिन हूँ फिर मैं भी इंशाअल्लाह ताला। शादी के लिए भी पैसे देता है जी, बोर्ड 50,000 रुपए। अच्छा जी, हाँ जी। जी गरीब लड़कियों की शादी के लिए भी बोर्ड जो उसमें दे दिया सब कि कितने आप दे अपना चुके हैं। पैगाम दीजिए कौम को, क्या कहना चाहते हैं आप? वक्फ बोर्ड खिदमत के लिए है जी और ये सब मेरे इर्द बैठे हुए खादिम हैं। जी जिसको ज़रूरत हो किसी वक्त भी किसी से, इन लोगों से रब्ता करें, मुझसे रब्ता करें। मेरे पास ना तो अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत है और ना किसी को मैं वापस करता हूँ। जी मुझसे ये हो सकता है कि 10-15-20 मिनट आपको बैठना पड़ जाए, जी। तो ये तो मुमकिन खाली है। मुस्लिम कौम अफवाहों में ना आए और किसी के बहकावे में ना आए, सीधा आपसे रब्ता कर सके अगर उनको कोई प्रॉब्लम। हाँ, अपनी समझ से काम लें, हाँ। देख लें कि इसमें कितनी सच्चाई है कितनी बुराई है। हाँ, और मैंने जो बुरे काम किए हैं मुझे गोशगुजार करें ताकि मैं उन्हें दोबारा रिपीट नहीं कर सकूं। और अगर मैंने कोई अच्छे काम किए हैं तो उसको करें। अब अगर किसी मेंबर से कोई सवाल पूछना चाहें आप, जी दे आर ऑल प्रेजेंट हियर, आप इंडिविजुअली पूछ सकते हैं। जी जी जी। ये दे अल्लाह हाँ हो गया। तो ये थे जनाब जुनेद रज़ा खां जिन्हों ने तुहानू अपनी पूरी टर्म की कारगुजारी तुहाडे सामने रखी है। उन्होंने जिन्ना वक्फ बोर्ड ਲਈ ਰੈਵਨਿਊ इकट्ठा किया है, शायद वक्फ बोर्ड की हिस्टरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਅੱਜ तक इकट्ठा नहीं होया। 10 करोड़ तो लैके उन्होंने सालाना आमदन 50 करोड़ तक पहुँची है। ये अपने आप बोर्ड के इतिहास ਵਿੱਚ एक तारीखी कदम है उन्हों का। सो जो इल्ज़ामात उन्होंने लगे सी उन्होंने ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कंडेम किया है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाने वालों कहा है कि अगर फिर भी उन्होंने कोल कोई उन्होंने खिलाफ सबूत है तो वो पेश कर सकते हैं, वरना बोर्ड की कारगुजारी बोर्ड प्रति लोगों को गुमराह करने तो गुरेज करन और अपनी जी सियासत है उन्होंने लोगों को गुमराह करने विच ना वरतन, यही उन्हों का पैगाम है। तो साडे दरम्यान वक्फ बोर्ड के होर मैंबर भी हैं, अब्दुल वाहिद साहब भी हैं, वो भी चंद लफ्ज़ तुहाडे नाल बोर्ड के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। सो जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करदा है कि इस बोर्ड का जिस विच के एक टीम वर्क के तौर पर कोविड के दौरान जब कि फाइनैंशियल स्ट्रेस चल रही थी मैं उसका हिस्सा हाँ और अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड के सारे मैंबरान चेयरमैन साहब ते मैं थैंकफुल होऊंगा कि साढ़े मुलाजम और स्टाफ भी है जड़ा पूरी जिन जान लगा के इस हद तक आमदन पहुँचाई, प्रॉपर्टीज़ नूं महफूज करया और सब तो ज़्यादा इस बोर्ड का 2 चीज़ों के उपर तवज्जो रही है, एजुकेशन और हैल्थ। मालेरकोटला एक हॉस्पिटल है जिसनों 50 बैड तो 100 बैड बनाना तो उस उपर तकरीबन काफ़ी बड़ा अमाउंट बोर्ड ने खर्चा है और अच्छे डॉक्टर्स तो होर लिया। तो स्कूलों की इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू टीचर्स,
ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮਦਨ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਔਰ ਰਹਿਨਮਾਈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਦਰ, ਮਾਣ, ਇੱਜ਼ਤ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ। ਜੀ ये थे जनाब अब्दुल वाहिद साहब ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ 2 ਮਿੰਟ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम। मैं सारे ही अपने मुस्लिम भाईचारे को कहना चाहता हूँ, जितना अच्छा इस बोर्ड ने काम किया है वो आज तक किसी बोर्ड ने नहीं किया। चाहे पिछली अकाली सरकार के 10 साल जो बोर्ड चला उससे कंपैरिजन करके देख लो, उसके काम से कंपैरिजन करके देख लो, उसकी आमदनी से कंपैरिजन करके देख लो, एवरीथिंग किसी भी चीज़ से कंपैरिजन करके देखो। और किसी भी चीज़ को बोलने से पहले उसके पुख्ता सबूत उन लोगों के पास होने चाहिए जो हमारी इस बात के ऊपर, बोर्ड के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। बात करने से पहले पुख्ता सबूत हो तो उसके बाद फिर वो बात करें और बोर्ड को गोशगवार करें और भेजें कि क्या है क्या नहीं है। हम उसके ऊपर पूरा बोर्ड मिलकर एक्शन लेगा, चाहे वो मेंबर हो, चाहे वो चेयरमैन हो या कोई भी हो, एवरीथिंग कोई हो, उसके ऊपर बातचीत होगी। क्योंकि ये सिर्फ मेन जो है गुमराह किया जा रहा है, ख़ास करके कुछ लोग हैं, चंद लोग जो अपने मुफाद के लिए गुमराह कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक मैंने देखा कि अकाली दल के एक प्रधान मलेर कोटला से बोल रहे थे, वो ज़रा कंपैरिजन करें ना अपने पिछले 10 साल के बोर्ड से। जो 10 साल अकाली दल ने बोर्ड चलाया है, जो उसके अंदर इन्होंने काम किया है, वो उसे कंपैरिजन करें इस कांग्रेस के बोर्ड से, कि 4 साल का ये बोर्ड और वो 10 साल का बोर्ड। तो आप कंपैरिजन करके देखें, आमदनी से देखें, किसी भी चीज़ से कंपैरिजन करके देखें। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता कि आप कुछ भी बोले जाओगे। कोई भी बात हो, उसके प्रूफ हो, सबूत हो तो आप बात करें। बस मैं इतना ही कौम से कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे रज़ा साहब जिन्होंने खुले मन नाल अपने बोर्ड ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। तो ਲਿਬੜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਨੂੰ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं सारे ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੋਰਡ ਆਇਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੰਨੇ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਟਵੀਨ ਮੁਸਲਿਮਸ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਅਗਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦਾ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਬਾਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਬੋਰਡ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਜੇ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਕਿ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੈਲਥ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਸਾਜਿਦ ਨੇ, ਮਦਾਰਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਵੀਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ। ਬਲਕਿ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਬੰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸ ਵਰਗ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ 54-55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ CM ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੋਰਡ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਟਾਫ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਲੀਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋਜੀਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੋਰਡ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਬੋਰਡ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਮਸਲਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਏਡ ਸੋਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਏਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਆਓ, ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਆ ਕੇ ਅਦਾਰੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਦ ਔਰ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਬੇਹੂਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਸਿੱਧੇ ਆ ਕੇ ਲੜਨ, ਨਾ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। ਬੋਰਡ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਸਬੂਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਛੱਡ ਦੂੰਗਾ। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सज्जाद साहब ने खुला चैलेंज किया है कि जो लोग उन्होंने किसी तरह का भी करप्शन का होर इल्जाम लगाते हैं वो साबित करन तो मैंबरी छड्डण नूं तैयार ने। तो हुण साडे नाल पंजाब वक्फ बोर्ड के मैंबर मैडम जैनब अख्तर जी हैं, वो भी तुहाडे नाल रूबरू होणगे जी। अस्सलाम वालेकुम। पंजाब वक्फ बोर्ड की एक बहुत अच्छी सोच है। उसने हर पंजाब के मुसलमान की बेहतरी का ही सोचा है। जो भी परेशानी का टाइम आया, पंजाब वक्फ बोर्ड ने सबसे पहले मुसलमान की मदद करी। बच्चों की पढ़ाई के लिए, सेहत में आप देख रहे हैं कि मलेरकोटला में हमने स्कूलों की जो कंडीशन थी उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट किया है। एजुकेशन सेक्टर में हमने बहुत काम किया है। जितना हम कंट्रीब्यूट कर सकते थे उससे बढ़ चढ़ के हमने दिया। जो लोगों की ज़रूरत थी वो हमने पूरी की है। और हम आगे भी यही सोचते हैं कि जो लोगों की जो हमारे तक पहुंच की, जिन लोगों ने, हमने उनको हर पॉसिबल वे में उनको हेल्प करने की कोशिश करी। और बोर्ड इंशाल्लाह ताला आगे भी यही काम करता रहेगा। लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप जो आजकल हल्ला गुल्ला कर रहे हैं? लोगों से मैं यही कहूँगी कि अफवाहों को ना ध्यान दे और जो बोर्ड काम कर रहा है उसको सराहना करे। बोर्ड आपके लिए है और आप अच्छी सोच रखें बोर्ड के लिए। बोर्ड काम करता रहेगा और आप ऐसे माहौल ना ख़राब करें। ये थे मैडम जैनब अख्तर जिन्हों ने कहा है कि बोर्ड बेहतर काम कर रहा है। जोड़े लोग बोर्ड की कारगुजारी नूं लैके बगैर किसी हथ पैर तो, बगैर किसी सबूतों तो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, वो लोगों को गुमराह ना करन, कौम को गुमराह ना करन और पहला बोर्ड की कारगुजारी देखन, फिर वो आके उन्होंने खुले दरवाजे ने बोर्ड के उन्होंने उन्होंने लोगों को कहा है। तो मैडम साढ़े को एडवोकेट शबाना जी हैं, वो भी अपना बोर्ड प्रति नज़रिया दसणगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरे तो पहला जिमें कि चेयरमैन साहब और सारे मैंबरान साहब दस चुके ने कि बोर्ड की कारगुजारी थोनू भी पता है सबनों। लेकिन हुण कुछ टाइम तो बोर्ड के खिलाफ बहुत ज़्यादा अफवाहां जिहड़ियां चल रही ने, इहदे कन्नी प्लीज़ घट ध्यान दो। और जो बोर्ड की कारगुजारी है, करोना के टाइम च भी पिछले साल कोई भी टीचर की सैलरी नहीं रुकी और बोर्ड ने जो भी दिता है वो तुहाडे सब दे सामने है। 55 लाख रुपया सी जो बोर्ड ने दिता है कि गरीबां वास्ते राशन तो एजुकेशन वास्ते भी तुहानू पता है कि मलेरकोटला कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है। तुहानू दिख रहा है कि वो ब्रांचां जिहड़ियां स्कूलों की शक्ल च हो गई। तो हलीमा हॉस्पिटल च भी
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਵੀ ਅਗਰ ਲੋਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ, ਆਜੋ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਉਹ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे तो पहला जनाब जुनैद रज़ा साहब ते बाकी मैंबर्स अपना पक्ष रख चुके हैं। तुसी कंपैरिजन करो पिछले 10 साल का तो इस बोर्ड का जो प्राप्तियां इस बोर्ड ने कीतियां ने अज तक किसी बोर्ड ने नहीं कीतियां। स्कूलों की बिल्डिंगां देख लो, हॉस्पिटल देख लो, 4.5 करोड़ हॉस्पिटल दिता गया, उस तो पहले मशीनरी दी गई है, होर मुलाजिम भर्ती करे। अज तक 30 साल तो बाद पहली बार मुलाजिम भर्ती किए गए, बिल्कुल फ्री एंड फेयर सिलेक्शन हुई है, जिन्होंने आप कहते एक सिंगल पैसा किसी का लग्या नहीं गा, कोई एलिजिबल बंदे कढ़िया नहीं गया, कोई एलिजिबल बंदे रखा नहीं गया। ये सब ना बड़ी प्राप्ति है। इस तो बड़ी प्राप्ति होर की हो सकती है भी अपन रोज़गार दिता गया इस बोर्ड ने, किन्नियां कठिनाइयां आईयां, किन्ना अकाली दल ने शोर मचाया, उसके बावजूद असी ये भर्ती की है। उन्होंने का शोर से भी आ कर लो, आ कर लो, एक चीज़ साने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रखी है, एक चीज़ ट्रांसपेरेंट है, कोई एक बंदा इन एलिजिबल बंदा नहीं रखा गया और ये सिलेक्शन बिल्कुल ही फ्री एंड फेयर हुई है। इस तो बाद बाकी सब समझते हो भी ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਕਰਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਤੇ ਇਹ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਘੱਟ ਜੁੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਵਰਕਰ ਵੱਧ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਡ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਡ ਪਿੱਛੋਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਪ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਜੁਨੈਦ ਰਜ਼ਾ ਖਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜੋ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਰਾਏਸਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਰਨਾਲੇ ਰਾਏਸਰ ਦੇ ਈਓ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਅਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਹਨ ਉਹ ਬੋਰਡ ਆਫਿਸ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਟੀਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਨਵਾਰ ਮਹਿਬੂਬ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।